हिंदी कथा जगत में वरिष्ठ लेखिका सुषमा मुनीन्द्र जी अपना एक विशेष स्थान रखती हैं। उनकी कहानियों में यथार्थ का बहुत ही स्वाभाविक, बारीक और परिपक्व चित्रण होता है। इसीलिए उनकी कहानी जीवन के नज़दीक महसूस होती है। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी प्रतिमान, मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। फ़ोन पर मोहिनी थी, 4 भाई बहनों में सबसे छोटी। बड़े चौंकाने वाले भाव से कह रही थी, पता चला सोहनी, राशि की शादी तय हो गई, इसी नवंबर में होगी। अरे, अकबका गई सोहनी कि इस 1 माह में क्या क्या ना हो गया। अभी तो एक दिन रोहिणी से फ़ोन पर बात हुई। वो चिंतित थी कि राशि 26 की हो रही है और कहीं बात नहीं बनती। लगता है इस साल भी उसकी शादी नहीं हो पाएगी। मोहिनी, अचानक ही चमत्कार कैसे हो गया? रोहिणी सबसे बड़ी है, फिर सोहिनी, फिर रोहन, फिर मोहिनी। इस परिवार की विचित्र बात यह है, ऊपर के चारों भाई बहन आदर सूचक संबोधन लगाने की जहमत ना उठा एक दूसरे को नाम से पुकारते हैं। चमत्कार इसी तरह होता है। शादी किसके माध्यम से तय हुई? इंटरनेट के माध्यम से। नेट पर? हाँ, नेट पर। तुम किस पुराने समय में रहती हो सोहिनी? हमारा भोपाल घूम जाओ और समय के बदलाव को देखो। अब नेट मैरिजेज होने लगी हैं। अच्छा है जी, मेरे तो बेटे हैं। बेटी होती तो मैं साफ कहती, तुम खुद ही लड़कों पर नज़र रखो, पसंद आ जाए तो हमें बता दो। अच्छा हुआ मोहिनी तुम्हारी बेटी नहीं है, वरना तुम उसे भ्रष्ट कर देती। लड़कों पर नज़र बेहया लड़की रखती हैं। सोहिनी खिन्न हुई तो मोहिनी ने ठाका लगाया, तुम बेहया कह लो, मैं स्मार्ट कहूँगी। कह लो, बेटी नहीं है इसलिए निश्चिंत हो। कहाँ हूँ, दामाद की सास बनना फिर भी सरल है, पर बहू की सास बनना बहुत कठिन। सोचती हूँ कैसे पेश आना होगा एक आउटसाइडर से कि संबंधों की गरिमा बनी रहे। सुनते हैं अब छोटी सी बात पर बहू बाय बाय कहकर चल देती है और उसके पीछे होता है हमारा बड़े अरमानों से पाला गया बेटा। मोहिनी ने अपने प्रसन्न चित्त होने का प्रमाण देते हुए फिर ठहाका लगाया। अभी तुम्हें सास बनने में सालों लगेंगे, राशि का किस्सा बताओ। राशि ने जॉब के लिए अपना प्रोफाइल साइट पर डाल रखा है। प्रारब्ध, हाँ लड़के का नाम है, ने साइट की विज़िट की तो उसे लगा राशि से उसका मैच हो सकता है। प्रारब्ध ने MBA किया है, उसे MBA लड़की ही चाहिए थी, तो उसने राशि को मेल किया, उसका पूरा पता लिया, फिर अपने पिताजी से बात की। उसके पिताजी ने जिया जी से टेलीफोनिक संपर्क किया। सोहिनी, राशि के तो भाग्य खुल गए। हमारे निष्काम योगी जीजा जी इतना अच्छा लड़का न ढूंढ पाते। जीजा जी बेहद सीमित संयमित आचरण व्यवहार वाले सतयुगी पुरुष हैं, अतः मोहिनी अपनी चपलता में उन्हें निष्काम योगी कहती है। ये तो है, बहुत अच्छा परिवार है। प्रारब्ध बड़ा है, उसका छोटा भाई MBBS कर रहा है, बस 2 भाई हैं। पिताजी जबलपुर के कॉलेज में भौतिकी के प्राध्यापक हैं, वहीं अच्छा भारी बंगला बनवा रखा है। कुंडली मिलान हो गया है, पूरे 27 गुण मिले हैं। मज़ेदार बात सुनो, प्रारब्ध राशि से 2 माह छोटा है, पर उसके पिताजी का कहना है आयु का ये सूक्ष्म अंतर मायने नहीं रखता, विचार मिलने चाहिए। दोनों परिवार गायत्री मंदिर में मिल चुके हैं। लड़के लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है। जीजा जी ने स्पष्ट कहा बहुत ना दे सकेंगे। इस पर वे बोले, हमारे लड़के को आपकी लड़की भाग गई और क्या चाहिए। मोहिनी ने इतने गुण बखान दिए मानो एक यही कायदे का परिवार बचा रह गया है। इधर इस चमत्कार का सोहिनी पर खास असर ना हुआ। मोहिनी, नेट मैरिजेस क्या विश्वसनीय होती हैं? ये संदेह जीजा जी को भी है। उन्हें प्रारब्ध के निम्न ब्राह्मण होने पर भी आपत्ति है, पर रोहिणी की पीठ ठोंकनी पड़ेगी। साफ कह दिया, मैं लड़की का सुख देखूंगी, ब्राह्मणी नहीं। और सोहिनी, इसमें अविश्वसनीय क्या है? आंख बंद करके तो लड़की ब्याह नहीं देना है। यदि तुम रिजेक्शन, चीटिंग, फेलियर आदि मुद्दों को लेकर परेशान हो तो ये सब पारंपरिक विवाह में भी होता आया है। समाज के डर से एक दूसरे को ढोते जाने को तुम सफल विवाह कहो तो ये तुम्हारी नादानी है। मुझे तो आज की पीढ़ी पसंद है जो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करती है। देर तक बात चली। प्रसंग सुन सोहिनी अवसन्न सी बैठी रही। वे महज बातें नहीं थीं, उन बातों में कई दशक से होते आ रहे बदलाव की सूचना दर्ज थी, और अब राशि के विवाह के रूप में ये बदलाव मानो सोहिनी के घर तक दस्तक देने आ पहुंचा था।
मोहिनी तो खैर घर में सबसे आधुनिक मानी जाती रही है, तो वो सर्वथा नूतन पद्धति से तय किए गए विवाह को लोक सम्मत मान सकती है। परंपरा पोषक रोहिणी ने इस फैसले को आत्मसात कैसे किया होगा? प्रारब्ध राशि से छोटा निम्न ब्राह्मण परिवार का इन आपत्तियों को लेकर रोहिणी ने अपनी परंपरा वंचक पुत्री को कुछ भी न कहा समझाया होगा, या कि राशि की पीढ़ी इतनी आत्म केंद्रित व स्वार्थी हो गई है कि कुल मर्यादा और बाप की इज्जत को रूढ़ परंपरा और पाखंड कहकर खारिज करने लगी है। और रोहिणी इस स्थिति को क्या सचमुच सहज भाव से ले रही है? यदि हाँ, तो ये बदलाव उसमें कैसे आ गया? रोहिणी को सहानुभूति की जरूरत तो नहीं? रोहिणी को फ़ोन लगाते हुए सोहिनी असहज थी। कहीं रोहिणी कातर स्वर में कहने न लगे, सोहिनी आजकल की लड़कियों को देख कैसी मुक्त हो गई हैं, खुद अपनी शादी तय कर लेती हैं। पर उधर से आता रोहिणी का स्वर आश्वस्त भरा था। सोहिनी, हम कहाँ कहाँ न भटके और देखा बात कितनी आसानी से बन गई। वे अच्छे लोग हैं। प्रारब्ध तो ऐसा सुदर्शन और सुशील है कि विजातीय होता तब भी मैं उसे प्राथमिकता देती। जानती हो क्यों? क्योंकि अब मुझे लगता है हम समय के इस बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे तो अपने बच्चों को वे मौके नहीं दे पाएंगे जो उन्हें मिलने चाहिए। ये फलसफा बाद में सुनूंगी, ये बताओ ठोक बजा कर देख लिया है ना? सोहिनी ने अपने संदेश को चिंता का पुट दे दिया। रोहिणी की आश्वस्ति कायम थी। हाँ भाई, तभी ना। समझो राशि के MBA करने का प्रयोजन सिद्ध हो गया। वो MBA ना होती तो प्रारब्ध रुचि ही ना लेता। राशि खुश है, उसे कैरियर बनाने का मौका मिलेगा, वरना अच्छी खासी MPhil PhD लड़कियां बेलन और बच्चों में उलझ कर रह जाती हैं। सुनती हूँ प्रारब्ध राशि से छोटा है। बस 2 महीने। मैं घबरा रही थी इस बिंदु पर मामला ना अटक जाए, पर सोहिनी वे भले लोग हैं, बोले क्या फ़र्क पड़ता है। अपने यहाँ ही देखो ना, अम्मा बाबूजी से पूरे 12 साल छोटी थी तो लो कलपती बैठी हैं, बाबूजी पार लग गए। मैं इनसे 8 साल छोटी हूँ। शुरू में कितनी परेशानी हुई, विचार ही ना मिलते थे। अच्छा ये बताओ, फ़ोन पर ही सब जान लोगी? 1-2 दिन का समय निकाल कर आओ, देखो यहाँ कितना अच्छा माहौल है। मोहिनी 2 दिन रहकर गई, रोहन भी आया था। सोहनी अब भी अवसन्न सी बैठी रह गई। रोहिणी बहुत सहज जान पड़ती थी। ये बदलाव इसमें आया कैसे? सोहिनी को याद है, मोहिनी को एक लड़का देखने आया था। उसके निम्न औसत कद के कारण मोहिनी ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। बाबूजी का दबाव और आग्रह दोनों बेअसर थे। रोहिणी का तांडव थमता न था। अम्मा, ये तुम्हारी दुलारी जो है। मैं 8 साल बड़े आदमी से विवाह नहीं करना चाहती थी, तब तुम लोगों ने कुल की मर्यादा, बाबूजी की नाक, जबान देने की व्यवस्था, पता नहीं कितना नैतिक बोझ मुझ पर डाल दिया था और मैं सह गई थी। मोहिनी को हमेशा हम लोगों से अधिक मिला। जैसे कपड़े पहनने चाहे पहने, जितना पढ़ना चाहा पढ़ा। मैं और सोहिनी तो शरणार्थियों की तरह रहे और आए। ऐश तो रोहन और मोहिनी ने की, और अब देखना, चाहे घर ही बिक जाए, मोहिनी के लिए बाबूजी बड़ा अफसर ही तलाशेंगे। रोहिणी का आरोप गलत नहीं था। मोहिनी को अपेक्षाकृत अधिक छूट मिली। रोहिणी व सोहिनी के विवाह के बाद बाबूजी पर दबाव कुछ कम हो गया था, अतः वे मोहिनी के प्रति नरम हो गए थे। अधूरे रह गए अरमानों की पूर्ति करते हुए मोहिनी का विवाह LIC के अधिकारी से किया। आज मोहिनी की आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी है। सोहिनी हैरान है, रोहिणी का वो रोष और द्रोह कहाँ चला गया? हर कोई एक ही बात दोहरा रहा था, राशि बड़ी भाग्यशाली है, सब कुछ घर बैठे मिल गया। रोहन भी राशि के भाग्य की सराहना कर सोहिनी को फ़ोन पर सलाह दे रहा था। सोहिनी, क्या सोच रही हो? तुम भी मंशा का प्रोफाइल साइट पर डाल देना, सिलेक्शन प्रोसेस बढ़ जाती है। ग्लोबलाइजेशन का कुछ लाभ हमें भी मिले। अच्छा लड़का ढूंढना बहुत कठिन हो गया है। किसी से कहो लड़का बताइए तो लोग तटस्थ हो जाते हैं। किसके पास इतना समय है जो संदेशवाहक बन दोनों पक्षों को संदेश पहुंचाता रहे? यदि शादी सफल ना हो तो संताप उतरे उस मासूम मैसेंजर पर। विवाह तय कराने को अब लोग पुण्य का काम नहीं समझते। वे नौवा और पंडित भी अब नहीं रहे जो मैरिज ब्यूरो का काम करते थे और इनकी पहुंच घर के भीतर तक होती थी। अब तो इंटरनेट बड़े काम का साबित होने लगा है। पर रोहन, क्या तुम एक बार भी नहीं सोचोगे, ऐसी शादियों में धोखा अधिक होता है। हम राशि की ज़िंदगी को दांव पर लगाने तो नहीं जा रहे। मुझे डर है हम ठगे न जाएं। सोहिनी का संशय सुन रोहन ने कहा लगाया, सोहिनी, क्रांति आई हुई है,
तुम अपने कस्बा कल्चर से बाहर आओ, चीज़ों को परखने की अपनी कसौटी बदलो। तुम्हारे चाहने पर भी ये नई पीढ़ी तुम्हारे लिहाज से आचरण नहीं करेगी। मेरा तो मानना है हर वो काम अच्छा है जो सुख दे। लड़कियां अपने लिए मौके रच रही हैं, लड़का पसंद कर रही हैं, ये ज़बरदस्त घटना है। रोहन की बातें सोहिनी के भीतर देर तक ध्वनित होती रहीं। रोहन, तुम गलत कहते हो। लड़कियां लड़का पसंद कर रही हैं, ये सोच ही भ्रामक है। प्रेम विवाह को छोड़ दें तो लड़की अपना जीवन साथी चुनने को कभी स्वतंत्र नहीं रही। वे राजकन्याएं भी नहीं जिनके लिए स्वयंवर रचे जाते थे। स्वयंवर के नाम पर राजा अपने से अधिक शक्तिशाली समर्थ राजाओं राजपुत्रों को आमंत्रित करते थे। उनके बल, पराक्रम, तकनीक, बुद्धि, प्रतिभा को प्रमाणित करने के लिए दुस्साध्य लक्ष्य रखते थे, फिर चाहे उस लक्ष्य को प्राप्त करने वाला विजेता वृद्ध कुरूप ही क्यों न हो। राजकन्या उसे वरण करने को बाध्य होती थी। वो वस्तुतः व्यक्ति न होकर शील्ड होती थी जिसे विजयी राजा हासिल करता था। प्रागैतिहासिक काल से यही होता आया है। लड़का लड़की को पसंद करता है और लड़की को उपकृत होना होता है कि वो एक अच्छे लड़के के द्वारा पसंद कर ली गई। तो यही राशि के संदर्भ में है। इस लोमहर्षक विवाह को लेकर सोहिनी का कौतूहल बढ़ गया। वो रोहिणी के घर का रहस्य रोमांच देखने जा पहुंची। रोहिणी के घर में एक प्रकार की तल्लीनता व्याप्त थी। प्रायः विमुख और निरपेक्ष सी दिखने वाली रोहिणी के चेहरे की दीप्ति देखते ही बनती थी। अलबत्ता निष्काम योगी जीजाजी अवसाद में जान पड़े। सोहिनी को देखते ही कहने लगे, ये सही है, मैं अपनी कोशिशों में इतना अच्छा लड़का न ढूंढ पाता। राशि ने अपना प्रबंध खुद कर लिया। लड़कियों को अब इतना मुक्त तो छोड़ना ही पड़ेगा। तकलीफ इतनी भर है कि वो अच्छे ब्राह्मण नहीं हैं। जीजाजी सहमति प्रकट कर रहे थे या असहमति स्पष्ट न था। रोहिणी ने खंडन किया, ये लड़कियों के मुक्त हो जाने वाली बात कहाँ से आ गई? सब कुछ शालीनता से ही हो रहा है। ये कोई प्रेम का मामला तो है नहीं जो लड़की लड़के के साथ भागकर हमारी अवमानना किए देती है। भाग भी जाए तो बुराई नहीं। लड़कियों को अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जीने का हक मिलना चाहिए। पढ़ा रहे हैं, नौकरी करा रहे हैं तो लड़कियां गुलाम बनकर नहीं रहेंगी। हाँ पापा, सोचने का तरीका सकारात्मक और वैज्ञानिक होना चाहिए। आपको नहीं लगता हम खुद को सुसंस्कारित दिखाने की मूर्खता में ज़िंदगी को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते हैं? रोहिणी की छोटी पुत्री संजू ने रोहिणी की बात को संशोधित किया। राशि कहाँ है? सोहिनी ने इधर उधर ताका। नेट गई है, आजकल जीजू से चैटिंग चल रही है। मौसी, जीजू क्या हैंडसम है, क्या कशिश है उनकी बातों में, चेहरे में, आंखों में। वाह! सोहिनी अचरज से संजू को देखती रही। कैसा लहक लहक कर विवरण दे रही है संजू। लड़कियां बड़ी जल्दी दीक्षित हो जाती हैं। रोहिणी ने संजू की बात को आगे बढ़ाया। आजकल ये चैटिंग का चलन अच्छा निकल आया है। दोनों एक दूसरे को जान समझ लेंगे, वरना लड़के का चाल चलन जानने के लिए कितनी तो जासूसी करानी पड़ती थी, और ये जासूसी कुछ अनैतिक जान पड़ती थी। एक अच्छी बात, ये बच्चे हमें दोष ना दे सकेंगे कि तुमने ऐसी शादी कराई। अब कलह करें सुलह करें, इनकी जवाबदेही। जीजा जी का अवसाद गहरा गया। राशि की शादी के बाद हमारी जवाबदेही न रहेगी? बच्चों के प्रति ये अरुचि, अलगाव, उदासीनता। रोहिणी ने उन्हें अधिक न बोलने दिया। मेरा कहना इतना भर है, अनावश्यक दखल न दें, बच्चों को सहजता में जीने दिया जाए। जिया जी खा पी कर अपने सोने के कमरे में चले गए। इधर महिलाओं की संसद देर रात तक चली। रोहिणी उत्साह से प्रसंग कहती रही, शादी जबलपुर जाकर करनी होगी। अच्छा है, प्रबंध उनका, जवाबदेही उनकी। हमें तो केवल प्रबंध के पैसे देने होंगे। हाँ, पैसे कुछ अधिक लग सकते हैं, पर 100 झंझटों से राहत मिलेगी। सोहिनी कहना चाहती थी, रोहिणी, विवाह जैसे महत्वपूर्ण संस्कार को इस तरह औपचारिक रूप में संपादित करना क्या उचित होगा? शुभ काम घर से हो तो नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। मैं जब सुनती हूँ कि लड़की वालों ने लड़के वालों के यहाँ जाकर शादी की तो अटपटा लगता है। जीवन पद्धति बहुत बदली है, पर कुछ व्याकरण समीकरण अब भी शेष हैं। इन पर शास्त्रीय कारणों को सुनकर रोहिणी ये न सोच ले कि मंशा का विवाह अभी तय नहीं हो पाया है तो राशि को लेकर सोहिनी ईर्ष्यालु हो रही है। पता नहीं कैसे आ जाते हैं सहोदराओं में इस तरह के मतभेद, प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलन। शायद तब से जब उनके अलग परिवार बन जाते हैं और उनकी प्राथमिकताएं उस परिवार से जुड़ जाती हैं।
सोहिनी पूरी सतर्कता बरत रही थी, ऐसा कुछ न कहे जो रोहिणी की आश्वस्ति और तृप्ति को कम करे। इतना भर कहा, रोहिणी, ये तुम्हें कुछ अटपटा नहीं लगता? लड़की की बारात घर आए, वो उत्साह अलग ही होता है। उत्तर दिया संजू ने। किस ज़माने की बात लिए बैठी हो मौसी? अब सब कुछ इंस्टेंट हो रहा है। हाँ, शादी भी पैकेज प्रोग्राम की तरह हो गई है। ये सुविधाजनक भी है। अब तो पंडित पुरोहित भी आधी अधूरी विधि से शॉर्टकट में शादी करा देते हैं और माल मत्ता समेत गठरी मोटरी बांध कर चल देते हैं। इवेंट मैनेजमेंट मतलब कार्यक्रम प्रबंधन कंपनी को ऑर्डर कर दो तो शादी के सारे इवेंट शाही तरीके से हो जाते हैं। वो जो तुम लोगों के समय में माटी मागर, तिलक, मंडप, मंत्र, पूजा, विदा, विदाई 8 दिवसीय कार्यक्रम चला करता था और रिश्तेदार 8 दिन पहले से आकर जो हालत ख़राब करते थे, वो सब सोचकर मुझे तो दहशत होती है। माँ, तुम तो खास रिश्तेदारों को बुलाना जो शादी के सुबह पहुँचें और विदाई के तुरंत बाद विदा होवें। रोहिणी ने समर्थन किया। यही करना है। रिश्तेदार मदद नहीं करते बल्कि व्यवधान ही उत्पन्न करते हैं। ऐसे रिश्तेदारों से भगवान बचाए बाबा रे बाबा। राशि ने गालों पर हाथ रख लिए। सोहिनी बोली, राशि, तुमने वो सब देखा नहीं है ना? बड़ा माहौल बनता है। नचैया गवैया औरतों की बड़ी पूछ परख होती थी। अम्मा तो इन औरतों को कहकर रखती थीं कि रोज़ आकर गा जाया करें। माटी मागर से लेकर विदाई तक उपवास, मतलब गीतों का नागा नहीं पड़ना चाहिए। संजू ने संज्ञान दिया। मौसी, अब रीमिक्सिंग का ज़माना है। रोहिणी ने संतोष जाहिर किया। मुझे तो बड़ी खुशी इस बात की है, बारातियों की जी हजूरी नहीं करनी पड़ेगी। सारी जिम्मेदारी लड़के वालों की होगी। हर बारात में कुछ विघ्न संतोषी प्राणी हुआ करते हैं और बड़ा अपमान सहना पड़ता है। सोहिनी, तुम्हें याद है ना, मेरी शादी में किसी ने हल्ला मचा दिया था, खाना खत्म हो गया है, बस बाराती दंगल करने लगे, हमें भूखा मारने के लिए बुलाया है। बाबूजी ने अपने सद्भाव व नम्रता का उपयोग कर हाथ जोड़ जोड़ कर अफवाह शांत की थी कि खाना भरपूर है। सुलह होने में काफ़ी वक्त लग गया था, याद है ना? सब याद है। मेरी शादी में क्या कम नौटंकी हुई थी? अरे राशि, मेरे बड़े नंदोई ऐसे धुर देहाती हैं कि देख लो तो घबरा जाओ। कंजूस इतने की चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। बारात में ऐसे चिकट कपड़े पहनकर आए थे कि बाबूजी समझ ही ना सके कि ये नंदोई हैं, तो उन्होंने नंदोई के पैर खुद न धोकर नौआ से धुलवा दिए। नंदोई उपद्रव करने लगे। ये कैसा समाज है? असली ब्राह्मण हो कि नहीं, ये ज्ञान देना होगा हमें कि दूल्हा के जीजा के पैर लड़की के भाई बाप पखाड़ते हैं। वो तो मेरे ससुर खुद नंदोई के उपद्रव से त्रस्त रहते थे, इसलिए उन्होंने शिकायत को महत्व नहीं दिया। फिर भी वो जड़ आदमी कड़वा बोलकर माहौल बिगाड़ता रहा। सोहिनी वो प्रसंग याद कर कुपित हो गई। मोहिनी मौसी की शादी में भी तो कुछ विवाद हुआ था ना? राशि ने इस कौतूहल से पूछा, मानो उसे बड़ा आनंद मिल रहा हो। सोहिनी अपने कोप में रही आई। रोहिणी ने बखान किया, मोहिनी की शादी में तो इस बात को लेकर सामंजस्य न बैठता था कि बाराती कितने आएंगे। बाबूजी कहते थे 150 का प्रबंध कर सकेंगे और मोहिनी के ससुर कहते थे 300 से एक कम ना होगा। हम सरपंच हैं और हमें वोट के लिए सभी को प्रसन्न रखना पड़ता है। समझौता 200 पर हुआ, आए 300। भीड़ इतनी हो गई थी कि न जाने कैसे एक बाराती हमारे इंदारे में गिर गया। गर्मी का मौसम था, कुआं सूखा था तो उसे तुरंत निकाल लिया गया। मामूली चोट ही आई थी, पर सरपंच बारात वापस ले जाने की धमकी देने लगे। हमारे काक भुसुंड चाचा ने कहा, शिवजी की बारात लाओगे तो यही होगा। बाराती चौगान में समा नहीं रहे हैं। सरपंच रिसा कर जनवासे में जा बैठे। बाबूजी प्रणामी मुद्रा बनाए आराधन करते रहे, तब जाकर सरपंच का मस्तक कुछ ठंडा हुआ। असल में चाचा नहीं चाहते थे मोहिनी की शादी इतनी अच्छी हो, तो वे कटुता पैदा करना चाहते थे कि बारात लौट जाए। सोहिनी ने आह भरी। हम लड़कियों के कारण बाबूजी ने बहुत अपमान सहा। एक शिक्षक की हैसियत क्या, शाही शादी करने के लिए पैसा था नहीं, हर कोई अपमानित करता रहा। अब कुपित होने की बारी रोहिणी की थी। पैसा नहीं था पर सिद्धांत बड़े भारी थे। परंपराओं को नहीं छोड़ेंगे, अपने से छोटे ब्राह्मण को लड़की नहीं देंगे, ऊंचे ब्राह्मण परिवार में लड़की खुश ना रहे पर समाज में नाक नहीं जानी चाहिए। सोहिनी तुम्हारे लिए ही तो। अच्छा हटाओ, लड़कियों के सामने पुरानी बातें करते शोभा नहीं देता। 12:30 हो रहे हैं, सोना नहीं है? रोहिणी तो तुरंत सो गई। सोहिनी को देर तक नींद नहीं आई। सोचती रही कितना बदल गया है समय, बदल गई हैं अवधारणाएं,
बदल गई हैं प्रविधियाँ। लड़के नेट पर प्रस्ताव भेज रहे हैं, लड़कियाँ रुचि ले रही हैं, अभिभावक मान्यता दे रहे हैं। पहले यदि परोक्ष अपरोक्ष रूप से लड़के वालों की ओर से रुचि दिखाई जाती थी तो उसे नकारात्मक भाव से लिया जाता था। बाबूजी के स्कूल में शर्मा जी संगीत के अध्यापक थे। बाबूजी से बोले थे, सोहिनी हमें चाहिए, मेरा बेटा राघव आपका देखा भाला है, थानेदार हो गया है। अम्मा ने बुद्धिमत्तापूर्वक कहा था, जरूर लड़के में कोई दोष होगा, तभी शर्मा जी लड़की ढूंढते फिर रहे हैं। बाबूजी ने गहन अन्वेषण और पर्यवेक्षण द्वारा सूचना एकत्र की थी। बताओ तो, अब सभी ब्राह्मण शर्मा लिखने लगे हैं। शर्मा उपनाम से समझ में नहीं आता, ब्राह्मण श्रेष्ठ है या निम्न। ये शर्मा जी तिगड्डा ब्राह्मण हैं। तिगड्डा ब्राह्मण में 3 परिवारों की लड़कियां परस्पर एक दूसरे परिवार में ब्याही जाती हैं। जैसे सोहिनी का विवाह राघव से, राघव की बहन का विवाह किसी अन्य परिवार में, फिर उस अन्य परिवार की लड़की सोहिनी के भाई रोहन को ब्याही जाए। इस तरह जो समीकरण बनता है उसमें 3 परिवार एक दूसरे के पैर पूजते हैं और अपने पैर पुजवाने की पात्रता रखते हैं, जबकि लड़के वाले नियमानुसार उस परिवार में लड़की नहीं देते जिस परिवार में लड़का ब्याह कर पैर पुजवाते हैं। इन कारणों से तिगड्डा को निम्न समझा जाता है। तो शर्मा जी अच्छे ब्राह्मण की लड़की लेकर अपनी निम्नता छिपाकर समाज में स्थापित होना चाहते हैं। हम श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, अपने से निम्न के पैर नहीं पूजेंगे। सोहिनी के विवाह के लिए बहुत कवायद करनी पड़ी, पर बाबूजी ने उस अच्छे प्रस्ताव पर विचार तक न किया था। मोहिनी आज भी कहती है, मैं समझ नहीं पाती जातिगत धारणाएं इतनी पुख्ता क्यों रहीं कि हर अभाव मंजूर, पर जाति को लेकर समझौता नहीं करना है। अपमान सहना पड़े, कर्ज लेना पड़े, जमीन बेचनी पड़े, कुपात्र को लड़की देनी पड़े, पर ब्राह्मण तो श्रेष्ठ ही होना चाहिए। बाबूजी बड़ा छाती फुलाकर कहते रहे, हमने तो तीनों लड़कियों को उर्मिला ब्राह्मण के यहाँ दिया, पैर पूजो तो अपने से श्रेष्ठ ब्राह्मण के पूजो। सोहिनी ने अनायास रोहिणी को निहारा। मध्यम प्रकाश में रोहिणी का चेहरा निश्चिंत जान पड़ता था। इसकी भावनाएं भी तो ब्राह्मणवाद की भेंट चढ़ गई थीं। ये तब बीए कर रही थी। बाबूजी बाहर खुलने वाले कमरे को किराए पर ऐसे किसी अकेले को देते थे जिसके रहने से अड़चन ना हो। कमरे में दिनकर सहाय रह रहा था। वो सिविल जज की परीक्षा पास कर ट्रेनिंग में यहाँ आया था। उसके और रोहिणी के बीच पनप गए आकर्षण का अनुमान होते ही बाबूजी ने दिनकर से कमरा खाली करा लिया था और रोहिणी का कॉलेज जाना बंद कर फरमान सुनाया था, प्राइवेट परीक्षा दो। रोहिणी ने द्रोह किया तो बाबूजी ने उसे पानी भरने वाली नारियल की मोटी रस्सी से पीटा था। वो बाबूजी का अब तक का सबसे रौद्र रूप था। बाद में अम्मा धीरज देती रही थी, रोहिणी हम कुलीन ब्राह्मण, वो कायस्थ, कुल की मर्यादा तो तुम्हें रखनी होगी ना। और बाबूजी ने आनन फानन 8 वर्ष बड़े व्यक्ति से रोहिणी का विवाह कर मर्यादा बचा ली थी। सोहिनी को रोहिणी के प्रति सहानुभूति हुई। क्या ये अब भी दिनकर को लेकर आसक्ति महसूस करती होगी, जैसे कि वो क्षीण सी ही सही पर अब भी राघव के प्रति महसूस करती है कि कभी उसके साथ विवाह की संभावना बनी थी। रोहिणी को क्या वो अभाव सालता है? राशि के माध्यम से उस अभाव की पूर्ति होते देखना चाहती है। प्रारब्ध राशि से 2 माह छोटा निम्न ब्राह्मण कुल का शादी जबलपुर जाकर करनी होगी। स्थितियों को रोहिणी ने जिस सहज भाव से लिया वो अद्भुत है। तो क्या ये खुद को दिनों से तैयार करती आ रही थी रूढ़ परंपराओं को तोड़ने के लिए? दूसरे दिन सोहिनी जाने लगी तब रोहिणी भावुक थी। सोहिनी, पूरे परिवार के साथ जबलपुर चलने की तैयारी कर लेना, और हाँ, मंशा के लिए अच्छा लहंगा बनवा लेना, राशि की शादी में पहनेगी। संजू भी खूब तैयारी कर रही है। लड़कियां हमारी सुंदर तो हैं ही, हो सकता है कोई अच्छा लड़का इन्हें पसंद कर ले। सोहिनी, संयोग इसी तरह बनते हैं। पता नहीं रोहिणी की बातों का असर था या उसकी आश्वस्ति को देखकर सोनी को प्रलोभ हो आया। उसने मंशा को प्रस्तुत करने की अच्छी तैयारी की। समारोह में मंशा अलग ही दिखाई पड़ती थी। कश्यप पैलेस, जहाँ विवाह संपन्न हो रहा था, में भव्य सजधज थी। स्कर्ट और ब्लेज़र पहने लड़कियाँ कॉफ़ी और सूप सर्व कर रही थीं। व्यंजनों की विविधता देख लगता न था इस देश में लोग भूख से आत्महत्या कर लेते हैं। सोहिनी को एक विज्ञापन याद आया, रहिए महाराजा स्टाइल से, चलो कुछ देर के लिए खुद को महाराजा ही मान लिया जाए। कुल मिलाकर भव्यता का सफल प्रदर्शन।
कोई हड़बड़ी नहीं, सब कुछ सहजता से संपादित हो रहा था, वरना लड़की के ब्याह में कैसी तो हड़बड़ी तारी रहती थी। पंडित जी सूत मांग रहे हैं, नहीं मिल रहा है, होश में रखना चाहिए ना। अरे इधर महिलाओं के पास ना घुसे रहो, उधर बारातियों को अटेंड करो, लड़की को लाओ, फेरों का मुहूर्त निकला जा रहा है। कन्या पक्ष तब तक सूली पर लटका रहता था जब तक लड़की विदा ना हो जाए, और यहाँ कन्या पक्ष वाले विशिष्ट अतिथियों की तरह बैठे हैं। फेरे होने लगे। मंशा सोहिनी के पास आकर बैठ गई। माँ, राशि कितनी अच्छी लग रही है ना। सोहिनी ने देखा मंशा बहुत आनंदित थी। वो अनायास सोचने लगी, क्या कहीं कोई एक अच्छा लड़का मंशा के लिए होगा? उसको कैसे ढूंढा जाए? क्या इंटरनेट से? पर क्या? मोहिनी और रोहन शायद ठीक कहते हैं, बदलाव से विमुख होकर नहीं रहा जा सकता। रोहिणी भी शायद ठीक कहती है, हम ऐसा नहीं करेंगे तो अपने बच्चों को वे मौके नहीं दे पाएंगे जो उन्हें मिलने चाहिए। सोहिनी ने अनायास पाया उसकी धारणा बदल रही है। कितना कुछ तो बदल गया, वो क्या रोक सकी? ऋतुओं का समय पर आना जाना बदल गया, नदियों का पानी बदल गया, रिश्तों की परिभाषा बदल गई, दुनिया का नक्शा बदल गया, मनुष्य बदल गया, प्रतिमान बदल गए। उसने तय किया अपने बेटे से कहेगी मंशा का प्रोफाइल साइट पर डाल दे। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई कहानी प्रतिमान। तकनीकी विकास के साथ साथ समाज में भी बहुत तेज़ी से परिवर्तन आए, और परिवर्तन को स्वीकार करना, आत्मसात करना ही बुद्धिमत्ता है। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।